नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी विजय और रमेश। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर और झारखंड में दरअसल क्या सूरत उभर कर आ रही है। चुनाव सर पर हैं, ऐसे में झारखंड और जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है, किस तरह की सरकार चाहती है, क्या वहां पर स्थिर और स्थायी सरकार की एक बार फिर से दुहाई दी जा रही है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में गठबंधन की सरकारें लगातार बनती रही हैं। क्या है जनता का मूड, जानने की हमने कोशिश की। हमने वहां पर अपना ओपिनियन पोल किया, यानी कि न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल, जो कि न्यूज नेशन के संवाददाताओं ने किया है। लोगों तक हम गए क्वेश्चनेयर के साथ, लोगों से उन क्वेश्चनेयर पर उनसे पूछे उनके जवाब, और उन जवाब को लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने उन मुद्दों के आधार पर, जिसके आधार पर आज हम आपके सामने जम्मू कश्मीर और झारखंड की विस्तृत तस्वीर पेश करेंगे। आखिरकार हमने क्या मोडालिटी इस्तेमाल किया है, क्या मार्जिन ऑफ एरर है हमारे सर्वे में, आइए सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद शुरू करेंगे आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी समर में अपना दम दिखाने के बाद अब बीजेपी और पीएम मोदी के सामने हैं दो बड़ी चुनौतियां, जम्मू कश्मीर और झारखंड के विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर और झारखंड दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इन दोनों राज्यों में वोटरों का मिजाज जानने के लिए न्यूज नेशन ने किया जम्मू कश्मीर और झारखंड में ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में घाटी की 39 सीटों और झारखंड की 40 विधानसभा सीटों पर जनता से बात की गई। इस सर्वे में ±3% का मार्जिन एरर भी है। साथ ही हम आपको बता दें कि चूंकि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गुटों ने चुनाव के बहिष्कार की अपील की है, इस वजह से घाटी में ज्यादा लोगों ने चुनाव या इससे जुड़े मुद्दों पर बात करने से इनकार किया। फिर भी हमारे रिपोर्टर्स ने जनता का मत समझने की कोशिश की। हम आपको बताना चाहेंगे कि घाटी से निकले अनुमान एक झलक है जम्मू कश्मीर के लोगों के सियासी मूड की। टीम न्यूज नेशन। तो जम्मू कश्मीर के जनमानस की आवाज क्या है, कौन सा मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण है, इन सबके बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर मुकाबला किसके बीच में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मिशन 44 के साथ वहां पर जाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जनता के लिए बहुत जाना बेहद जरूरी है कि आखिर जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है क्या। लेकिन इन सब के बीच में आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में वोट शेयर के लिहाज से कौन सी पार्टी कहां पर टिकती दिखाई देती है। अगर इस लिहाज से हम नजरिए पे डालें तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, वोट प्रतिशत से सीट गणना में एक बड़ा अंतर होता है, जो कि इंडियन जो हमारे इलेक्शन है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वहां पर देखने को मिलता है। तो बीजेपी को 33%, कांग्रेस पार्टी को 16%, यानी यहां गिरावट देखने को मिल रही है। नुकसान में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, पीडीपी 22% वोटों के साथ, और अन्य के खाते में 11% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। यह है वोट प्रतिशत का हाथ, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें। अब दूसरा बड़ा सवाल, अगर इस वोट परसेंट को हम बदल देते हैं, सीट किसको कितनी मिलने जा रही है, क्योंकि यही तय करेगा किसकी सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में। इस लिहाज से मिशन 44 तक भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं दिखाई दे रही है। और न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल जो उसके संवाददाताओं ने किया, उसके मुताबिक बीजेपी 23 से 28, यानी सरकार बनाने से खासा दूर है बीजेपी। कांग्रेस 8 से 12, नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 से 11, पीडीपी सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पे हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक उभरता दिखाई दे रहा है, जिसके पक्ष में 31 से 36 सीट जाती दिखाई दे रही है। लेकिन वोट परसेंट के लिहाज से अब भी बीजेपी पीडीपी से खासा ऊपर है, लेकिन सीट के लिहाज से पीडीपी को 31 से 36 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो यह भी एक बड़ा दिलचस्प है अजय की हम वोट परसेंट को और सीट का एक बड़ा अंतर हमने पीडीपी और बीजेपी के पक्ष में देखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके सामने ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि आखिरकार वोट परसेंटेज ज्यादा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पीडीपी से कम सीटें क्यों पा रही है। विजय, इसकी वजह क्या है? इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं अजय, की जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के सबसे एक तरह से मुश्किल राज्य इलेक्शंस को देखते हुए, और खासतौर से ओपिनियन पोल जब हम कर रहे हो, मैं भी वहां गया था और भी लोग गए, आप भी वहां पर गए हैं। लगातार हम लोग कोशिश करते रहे। जम्मू और कश्मीर दो हिस्से हैं, एक वैली का जो हिस्सा है, जम्मू में तो लगातार हमें ओपिनियन पोल में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कश्मीर की जो वैली का जो हिस्सा है, घाटी का जो हिस्सा है, वहां लगातार लोग एक रिफ्यूजल मोड में है, वो ओपिनियन पोल पर अपनी राय नहीं देना चाहते। तो बहुत कम लोगों ने उसको परफॉर्मेंस को जो हमारे ओपिनियन पोल है उस पर अपना जवाब दिया है, इस वजह से भी। लेकिन जिन लोगों ने जवाब दिया उनमें से ज्यादातर लोग पीडीपी के
समर्थक दिखाई देते हैं, पीडीपी को आगे बढ़ाने के मौके में दिखते हैं, और इसलिए वहां पर वोट परसेंटेज जो है कम आने के बाद भी उनको सीटें वहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है बीजेपी और पीडीपी के बीच। लेकिन इसमें घाटी में पीडीपी सबसे आगे दिखेगी और जम्मू के इलाका जो है वहां पर बीजेपी दिखाई देगी। बिल्कुल। तो रामकृपाल जी, आपकी पहले प्रतिक्रिया इस पर। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जम्मू कश्मीर में उभर सकती है, अगर हम अपने इस ओपिनियन पोल के आधार पर कहें 31 से 36 सीटें मिल सकती हैं। इसके बावजूद सरकार बना पाना पीडीपी के लिए भी आसान नहीं होगा। गठबंधन की सरकार एक बार फिर झारखंड, माफ कीजिए, जम्मू कश्मीर में बनती हुई दिखाई दे रही। जम्मू कश्मीर में आसार तो इसी के हैं, और जैसा कि अभी विजय जी कह रहे थे, देखिए जम्मू कश्मीर बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर एक यार्ड स्टिक से हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। ये जो आपका दिखा रहे हैं कि 30% से ऊपर बीजेपी पा रही है लेकिन सीट में कम है, उसका एक है कि जम्मू कश्मीर में वोट परसेंटेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसा कहा कि जम्मू में बीजेपी को हो सकता है कि अप्रत्याशित सफलता मिले, बिल्कुल, यानी लेकिन सीटें उतनी नहीं आएंगी क्योंकि परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, और घाटी में कम परसेंटेज पाने के बावजूद पीडीपी जो है वो ज्यादा सीटें ले जाएगी। बिल्कुल। तो ये स्थिति, ये मुझे लग रहा है कि आपका ये ओवरऑल सर्वे और पहले से देखिए प्रेडिक्टेड है कि इस बार नंबर 1 पे पीडीपी होगी, नंबर 2 पे बीजेपी होगी, और किसी एक को बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। दिलचस्प बात जो यहाँ पर निकलने में आ जाए, ये देख लीजिए कि अगर हम इश्यूज की बात करें, हमने पूछा कौन पार्टी इस इश्यूज को सबसे ज्यादा टैकल कर सकती है, हमें 37% ओपिनियन पोल में जो रिजल्ट है उन्होंने कहा बीजेपी टैकल कर सकती है। बिल्कुल। अब दिक्कत यह है कि बीजेपी वोट परसेंट के लिहाज से भी ऊपर है। रमेश, इसमें हमें एक बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो पोल पर आपको दिखाई दे रहा है वो जम्मू क्षेत्र का है, इसलिए आपको अभी भारतीय जनता पार्टी के हक में चीजें जाती दिखाई दे रही है। अपने पैनल से आपका तारुफ बहुत कम दिखाई। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पीडीपी से समीर कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुनेद मट्टू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का स्वागत है। उसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से यूथ फॉर कांग्रेस के फाउंडर शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार उमलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले समीर कौल जी, पीडीपी हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनती दिखाई देती है, लेकिन शायद बहुमत का आंकड़ा आप नहीं पा पाए। ऐसे में अगर मान लीजिए, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कि नतीजे कुछ वैसे ही निकलते हैं जैसा हमारा ओपिनियन पोल है, तो क्या एक बार फिर गठबंधन की सरकार, एक बार फिर अस्थिरता? हमारा तो ये मानना है, हालांकि आपका ओपिनियन पोल आपको बता रहा है जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमें बहुमत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त जो इश्यूज हैं बड़े पर्टिकुलर हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो संप्रदाय जो इनकी कम्युनल अप्रोच है वो वहां पर पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में टॉलरेट नहीं होगी, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल तो पुअर गवर्नेंस और नेगेटिव डेवलपमेंट की वजह से आप देख ही चुके हैं। और हमें पूरा कि वहां की जो जनता है काफी मैच्योर है, पॉलिटिकली मैच्योर है, और वो एक ऐसा डिसीजन देगी जो फ्रैगमेंटेड नहीं होगा। कौल साहब, वो लोग भी समझते हैं कि फ्रैगमेंटेड मैंडेट में उनका कोई फायदा ना होगा, उनकी कोई बहबूदी नहीं होगी, इसलिए वो एक बहुमत देंगे पीडीपी को, ये हमारा मानना है। कौल साहब, मैं महबूबा मुफ्ती साहब मैम के साथ वहां पर श्रीनगर के दौरे पर था और वैली में काफी जगह उनके साथ गया था। वैली में आपकी जो स्थिति है वो मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जम्मू में, जो जम्मू का इलाका है, 36 सीटें वहां पर हैं, लद्दाख की जो सीटें हैं वहां पर आपकी कोई स्थिति नहीं है। महबूबा जी से भी मैंने सवाल किया था, आपसे पूछ रहा हूं, जो अजय कह रहे थे कि यदि बहुमत नहीं मिलता है तो क्या आप नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? देखें, अभी इस सब की तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा जो जम्मू का पीर पंचाल डिवीजन है और जो सारी झेलम वैली है, भद्रवाह डोडा का इलाका है, और जम्मू में जो सुचेतगढ़, सांबा और आरएसपुरा की सेगमेंट्स हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि हमें यहां से जीत मिलेगी, और हम जम्मू डिवीजन में भी आपको एक ऐसे टैली ला के दिखाएंगे जो आपने पहले कभी पीडीपी से न किसी भी कश्मीर पे पार्टी से नहीं देखी हो। आपको इस वक्त एक हवा चल पड़ी है जो पीडीपी के फेवर में है, और उसकी वजह यही हो सकती है कि एक फ्रैगमेंटेड वोट नहीं देना चाहती हो। तो आप कह रहे हैं कि जनता वहां पर एक फ्रैगमेंटेड वोट नहीं देगी, मैंडेट की सरकार वहां पर बनेगी। संबित, आपका मिशन 44 यहां पर कमजोर दिखाई दे रहा है, यानी आप जो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक सरकार बनाने से खासा पीछे हैं।
देखिए, पहली बात तो मैं जरा समीर कौल साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां एक कम्युनल अप्रोच के साथ जा रही है, तो मैं जरा दुरुस्त कर दूं उनकी याददाश्त को कि अभी 3-4 दिन पहले ही उनके एक विधायक ने कहा था कि किसी भी कीमत पे कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री ना बन जाए और मुस्लिम मुख्यमंत्री ही होना चाहिए। इस विषय को पीडीपी ने कहा था। तो कम्युनल कौन है और सेक्युलर कौन है, ये भी बड़े स्पष्टता के साथ पूरी दुनिया ने देखा है जी। और जहां तक अब एकेडमिक्स ऑफ ओपिनियन पोल है, तो मैं बहुत स्पष्ट होकर यह भी बताऊं कि देखिए, समथिंग हिस्टोरिकल इज गोइंग टू हैपन इन जम्मू कश्मीर। पहली बार ऐसा कुछ होगा जो कि आज तक हमने कभी सोचा नहीं था। जो लोकसभा हिस्टोरिकल तो हो ही रहा है संबित, आप क्षमा करेंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि 33% अगर वोट शेयर आपको मिलता है बिल्कुल, और उसके आधार पर अगर आप 28 सीटें पाते हैं तो हिस्टोरिकल तो है। इसकी दाद तो हम आपको वाकई में देना चाहेंगे। लेकिन आज सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई में घाटी में आप अपनी पैठ बना पाएंगे? क्या आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पोजीशन करती है, धारा 370 का सवाल भी हमने पूछा अपने ओपिनियन पोल पर, उसके भी रुझान हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन धारा 370 पर जो गोलमोल आप लोग रवैया अख्तियार करते हैं, क्या आपको लगता है कि वैली में लोग आपकी बातों को मानेंगे? संबित का क्या रिएक्शन है धारा 370 पर? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ अजय जी इतना ही है कि आप किसी से भी पूछे हो जम्मू कश्मीर में क्वेश्चनर के माध्यम से, तो एक ही विषय उभर के आएगा कि इतने वर्षों तक मिसगवर्नेंस रहा, डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आप देखिए, खुद कांग्रेस ने एनसीपी के ऊपर, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर यह आक्षेप लगाया है कि ये लोग वो थे जिनके कारण मिसगवर्नेंस हुआ, और एनसी वहां कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगा रही है कि कांग्रेस के कारण जो है मिसगवर्नेंस रहा। अर्थात दोनों जो स्टेक होल्डर थे इस सरकार में, दोनों मानते हैं कि मिसगवर्नेंस हुआ है। लेकिन ये बहरहाल अलग विषय है कि किसके कंधों पर ये एक बात आप देख लीजिए, जो 370 पे जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम कंसेंसस करेंगे, यानी आपने पहले की लाइन से थोड़ा सा चेंज की लाइन। मैनिफेस्टो में आपने कहा कंसेशन करेंगे। राजनाथ सिंह कहने लगे साहब ये राज्य का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। और हमारे यहां 58% लोगों ने माना कि जम्मू कश्मीर के विकास में आर्टिकल 370 कहीं कोई रोड़ा नहीं है। अब आप बताइए, कंसेंसस ही तो है। आइए जरा इसके ग्राफिक हम आपको इसको पूरे डिटेल देते हैं। समीर जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, आइए हम इसके पूरे डिटेल देते हैं। रमेश ने जो बात कही है, मैं यहाँ बता रमेश ने जो बात कही है उसके पूरे डिटेल हम आपको देते हैं। दरअसल हमने ये सवाल पूछा था कि क्या धारा 370 राज्य के विकास में रोड़ा है, क्या ये अवरोध है? और उस पर जो जवाब आया, हां में 33%, ना में 58% और नहीं कह सकते 9%। ये अभी हम आपके सामने अपने दर्शकों के भी ये सवाल जो हमने पूछा था उसका जो हमारा जवाब मिला है, उसके आधार पर यह स्थिति है। समित, आप प्लीज बताएं, माफ कीजिएगा मुझे। नहीं, मैं बहुत ही साफगोई और कैंडिडली ये उत्तर देना चाहता था कि उत्तर यही है कि आज महत्वपूर्ण विषय जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का है। हाँ, किसी भी डिबेट में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आर्टिकल 370 और आसपा के ऊपर डिस्कशन करना, हाँ, इससे काफी कुछ डिबेट को बल मिलता है। मगर महत्वपूर्ण है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में हैं उनके लिए अगर हम ये सब डिबेट करें तो उससे महत्वपूर्ण होगा कि हम लोगों की पीड़ा है। संबित साहब, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान शायद आप भूल गए, जिसको आप बहुत वक्त तक याद करते रहे हैं। और जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं, वो गए थे वहां पर झंडा फहराने लाल चौक पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजकल नेता नहीं रहे वैसे भी आपकी शायद। नहीं, एक सेकंड के लिए भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके आइडियोलॉजी को हम भूल नहीं सकते हैं। तभी तो जम्मू कश्मीर का मसला जो है हमारे लिए एक अभिन्न मसला है। उस मसले को लेकर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग वहां पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही मैं क्षमा चाहूंगा, आपसे वक्त जरा कम है, इसलिए मैं आप सबको बीच बीच में बहुत टोक रहा हूं। इससे पहले कि हमें रुकना पड़े एक छोटी सी देर के लिए, जुनैद साहब, हमारा जो ओपिनियन पोल अभी सामने है उसके आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति बहुत खराब दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप 14 सीटों पर सिमट जाएंगे। क्या आप लोग मानते हैं कि मिस गवर्नेंस इतना ज्यादा रहा कि उमर अब्दुल्ला, जो कि एक बहुत ही डायनेमिक चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहे, डिलीवर नहीं कर पाए? ये कमी आज खलने लगी आप लोग को? है कि मिस गवर्नेंस इतना ज्यादा रहा कि उमर अब्दुल्ला, जो कि एक बहुत ही डायनेमिक चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहे, डिलीवर नहीं कर पाए? ये कमी आज खलने लगी आप लोग को? देखिए, पॉलिटिक्स मुझे मेरे बहुत काबिल दोस्त डॉक्टर संबित पात्रा हैं, उनने कुछ बातें कही, उन पे मैं खुलासा करना चाहूंगा।
ये जब आप मिस गवर्नेंस की बात कहते हैं कि एनसी कांग्रेस को आरोप दे रही है, कांग्रेस एनसी को, हमने कभी मिस गवर्नेंस की बात नहीं की है। हमने सिर्फ ये बात की है कि कांग्रेस सरकार में 6 साल रह के अब सरकार का फायदा उठा के कैबिनेट मिनिस्ट्री सारी उनकी, अब वो अचानक बोल रहे हैं कि वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो विपक्ष में बैठे थे इतनी देर। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे आर ट्राइंग टू हैव द केक एंड ईट इट टू। तो वो हमारा स्टैंड है कांग्रेस पे। यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा, मिस गवर्नेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, ट्रस्ट सेक्टर जो होते हैं गवर्नेंस को वे करने में, हमारा पर कैपिटा इनकम हिस्टोरिकली इंक्रीज हुआ है, जीडीपी हिस्टोरिकली इंक्रीज हुआ है। हमारे पावर सेक्टर में हमने 6 साल में 1400 मेगावाट बिजली बनाई है और पिछले 60 साल में कुछ 300-400 मेगावाट बनी है। हमारे हेल्थ सेक्टर में जो ग्रोथ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी बेहतर हुई है, सबसे ज्यादा अस्पताल बने हैं, सबसे ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनी हैं। हमारा आरटीआई हवा निकालने के लिए बैठे। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे, यहां पर रुकना पड़ेगा कुछ देर के लिए। हम तुरंत वापस आते हैं। समीर साहब अपनी तैयारी पूरी करके रखिएगा, वापस आ रहे तुरंत, बने रहिए हमारे साथ। और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का झारखंड और जम्मू कश्मीर पे ओपिनियन पोल, और उस ओपिनियन पोल के मुताबिक हमने आपको दिखाया मुद्दे, हमने आपको दिखाई सीट, हमने आपको दिखाया वोट परसेंट। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो हमने अपने ओपिनियन पोल में पूछा था, मुख्यमंत्री के तौर पे जम्मू कश्मीर का जनमानस की सबसे बड़ी पसंद क्या है, जो हमने नाम रखे उसमें उमर अब्दुल्ला, जितेंद्र सिंह, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आजाद, निर्मल सिंह, ये सारे लोग हैं। उमर अब्दुल्ला को केवल 10% चाहते हैं, यानी उनकी जो इमेज है वो थोड़ा डेंट हुई है, कम से कम जो वहां पर बाढ़ आई थी उसके बाद। जितेंद्र सिंह 15% लोग, मुफ्ती मोहम्मद सईद 18% लोग, गुलाम नबी आजाद 21% लोग गुलाम नबी आजाद को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। निर्मल सिंह 15% और अन्य का भी एक बड़ा आंकड़ा, ये अन्य कौन हो सकता है इस पे देखना होगा, 21%। तो ये तस्वीर है मुख्यमंत्री के लिहाज से कौन जम्मू कश्मीर के जनमानस की पसंद है। कुछ पलों के लिए हम रुक रहे हैं और आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे झारखंड की तस्वीर क्या होने जा रही है। 14 साल से एक राज्य अस्थिर है, क्या इस बार एक स्थिर सरकार झारखंड को मिलने जा रही है। अभी तक हमने आपके सामने पेश किया जम्मू और कश्मीर का ओपिनियन पोल। आइए आपको एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर में सीट किस तरीके से बढ़ती दिखाई दे रही है तमाम राजनीतिक दलों के बीच में। जो अभी तक हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती दिखाई दे रही है और इसके आधार पर पीडीपी 21 से 36 सीटें राज्य में हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि सबसे बड़ी पार्टी वोटिंग परसेंटेज के आधार पर दिख रही है, लेकिन सीटों के आधार पर 23 से 28 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस के पास 8 से 12 सीटें जा सकती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 से 11 सीटें पा सकती है और अन्य के खाते में 8 से 12 सीटें। यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रमुखता से या स्थिर सरकार शायद पीडीपी ना बना पाए, लेकिन अभी वोटिंग बाकी है। रमेश, आइए जरा झारखंड का हाल देख लेते हैं। और बिल्कुल झारखंड की तस्वीर, एक ऐसा राज्य 14 साल से अस्थिरता झेल रहा है, तो क्या इस बार एक स्थिर सरकार झारखंड के जनमानस को मिलने जा रही है। एक ऐसा राज्य जो 45% देश के खनन के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां की जनता बेहद गरीब है, ना सड़कें हैं, स्कूल, हेल्थ के मामले में ये राज्य बेहद पिछड़ा है। तो आइए नजर डालते हैं कि झारखंड में अगर हम देखें तो इस बार क्या बीजेपी अपना मिशन कंप्लीट करती दिखाई दे रही है और क्या इस बार बीजेपी की सरकार झारखंड में बन जाएगी। तो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक आइए नजर डालते हैं सबसे पहले झारखंड में वोट प्रतिशत के लिहाज से कौन सा राजनीतिक दल कहां पर खड़ा हुआ है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें जिसके साथ आजसू भी है, 41 सीटों हम दे रहे हैं भारतीय, हमारा ओपिनियन पोल दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को।
कांग्रेस के खाते में, माफ कीजिएगा, वोट प्रतिशत के लिहाज से हम बता रहे हैं 41% वोट प्रतिशत बीजेपी और उसके सहयोगियों को, कांग्रेस उसके सहयोगियों को 14%। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर हम बात करें 17% और जेवीएम प्लस टीएमसी जो उसका साथ में लड़ रही है वहां पर उनको 15% वोट मिल रहे हैं। अन्य के खाते में 4% है। और अगर हम इसको सीट के लिहाज से देख लें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए एक खुशी का माहौल झारखंड लेकर आने वाला है, क्योंकि उसका मिशन झारखंड पूरा होता कम से कम हमारे ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। 42 से 46 सीट इस बार मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को, न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल के मुताबिक। कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, उसके सहयोगियों को नुकसान 6 से 10 के बीच में सिमट जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी ट्राइबल एरियाज में अपना जनाधार बजाती नजर आ रही है। 14 से 18। जेवीएम की अगर हम बात करें, बाबूलाल मरांडी टीएमसी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं 5 से 9, अन्य 4 से 8। ये अन्य झारखंड की राजनीति में अन्य का बड़ा बोलबाला है, ये अन्य कुछ भी कर सकते हैं। अब तक देखा जाए झारखंड में अन्यों ने बड़े गुल खिलाए हैं, या निर्दलीय मुख्यमंत्री इस बार गुल खिलाने का शायद मौका नहीं मिल पाएगा और मुख्यमंत्री बनने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। और मलेश जी, झारखंड को देख के कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक झारखंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, झारखंड के लोग जो पिछली सरकारें रही हैं, खासकर शिबू सोरेन साहब के जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन, हालांकि उन्होंने अपने पहले के लोगों से बेहतर सरकार चलाई है अपने तमाम विवादों के बावजूद, लेकिन जिस तरह की सरकारें वहां आई गई हैं उससे लोग गहरे रूप से नाराज हैं, बहुत निराशा है। और उस निराशा का जो फायदा है वो बीजेपी उठा सकती है और उठाने जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि एक तो बिखराव भी है, आप देखिए कांग्रेस लेड जो अलायंस है जिसमें आरजेडी जेडीयू एक साथ हैं उन कांग्रेस के साथ, और जेएमएम अकेले लड़ रहा है। तो जो आप सीटें आप दिखा रहे हैं अपने ओपिनियन पोल में, ये सीटें अगर मान लो 18 भी हो पा जाती है जेएमएम, तो संथाल परगना इलाके की सीटें वो हैं ज्यादातर, क्योंकि पिछली बार भी संथाल परगना में 18 में 10 सीट पाई थी। जी एक चीज मैं यहाँ पर बताऊं आपको, अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि साहब अस्थिरता के जिम्मेदार बाकी राजनीतिक दल हैं, आप ये भी तो मानिए 8 साल भारतीय जनता पार्टी ने भी तो राज किया गठबंधन में। मधु कोड़ा इनके ही सबसे पहले मंत्री बनाए गए थे, पंचायती राज मंत्री। रमेश, अर्जुन मुंडा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए जाने जाते थे। रमेश, आपको बताएं कि बीजेपी की सरकार के जो मुख्यमंत्री वहां थे, उन्होंने भी उस लूट तंत्र को, जिसका बीजेपी बार बार हवाला देती है बाद के मुख्यमंत्रियों के लिए, उस लूट तंत्र को स्थापित करने का काम उन्होंने किया था। बिल्कुल नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की खैर खूबी रही है झारखंड को किस तरीके से अस्थिर रखा जाए। शहजाद पुनावाला साहब, जम्मू कश्मीर और झारखंड दोनों राज्यों में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, और अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए तो वहां पर भी आप सहयोगी रहे हैं, उसके बाद भी आज आपकी स्थिति बड़ी खराब दिख रही है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई आप लोग के लिए। क्योंकि मैं पिछले 35-40 मिनट से सुन रहा हूं, मैं केवल 1 मिनट का वक्त चाहूंगा और आपका संरक्षण चाहूंगा कि हस्तक्षेप ना हो। जम्मू कश्मीर के मामले में पहले मैं बता दूं, मिशन 44 तब कायम हुआ जबकि लोकसभा में बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब उसकी तुलना में अगर आज देखें तो बीजेपी की पोजीशन कमजोर हुई है और कांग्रेस की पोजीशन इंप्रूव हुई है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहले 370 को हटाने वाले और जो लोग अलगाववादी को एंटी नेशनल कह रहे थे, उनके साथ चाय पे चर्चा पहले झारखंड की बात कीजिए ना, कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं। झारखंड पे मैं आ रहा हूं। और कश्मीर के जो जहां पे तबाही हुई है, 40,000 करोड़ का रिहेबिलिटेशन पैकेज मांगा, मोदी जी वहां पे वेकेशन पे गए और महज कुछ 100 करोड़ देके आए। ऐसी भी इनको क्या एक हर्ज है कश्मीरी लोगों से कि वो दे नहीं पाए। आपके आगे थोड़े से गलत है, केवल 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ की मदद। शहजाद साहब, 1000 करोड़ की मदद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी है, और वेकेशन का शब्द इस्तेमाल करके आप शायद लोगों की तौहीन कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, ये जरा शब्द अनपार्लियामेंट्री। अजय जी मेरा हस्तक्षेप अजय जी मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट का मेमोरेंडम था 44,000 करोड़ का, मोदी जी की सरकार ने 750 करोड़ दिए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर मेरे फैक्ट गलत है मैं राजनीति से केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ की घोषणा की थी। चलिए, इसमें मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप झारखंड में भी बहुत बुरी स्थिति में, उस पर आप आएंगे। जी झारखंड जी झारखंड के बारे में मैं ये बता दूं, अभी मैं एक दूसरे डिबेट पे था जहां पे झारखंड में कांग्रेस को बताया जा रहा है लोकसभा की तुलना से उसकी 5 गुना बढ़त हुई है। यहाँ पर आपके आंकड़े कुछ अलग है, पर मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मुद्दा उर्मिलेश जी ने जो बताया,
पिछले 4500 दिन जिस दिन अस्तित्व में रहा है झारखंड, 3000 दिन बीजेपी की सरकार रही है। 9 सरकारों में से 6 सरकारें बीजेपी ने गिराई बनाई हैं। तो ये जवाब अभी आपकी मदद से सरकार चल रही है कि नहीं की बात करते हैं पूनावाला जी, मौजूदा सरकार आपकी मदद से चल रही है कि नहीं? वो सरकार जो आज की इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो अब अलायंस टूट गई है। नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार इसकी जिम्मेदारी जरा मुझे लगता है कि आज कांग्रेस को थोड़ा मतिभ्रम होता दिख रहा है। पहले जवाब अजय पहले जवाब देना चाह रहा हूँ, मुझे 1 मिनट 10 सेकंड जवाब देने जी। आज जो सरकार चलाई गई है कांग्रेस और शिबू सोरेन के बेटे द्वारा, उस सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा? अब आपका आंकड़ा अलग बता रहा है। आज शहजाद एक अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी, शहजाद एक अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी में कि वो सरकार से, शहजाद एक अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी में कि वो जम्मू कश्मीर और झारखंड में है ना, कोई फर्क नहीं करती। वहां भी सरकार में रहने के बाद चुनाव के वक्त अलग हो जाती है और झारखंड में भी अलग हो जाती है। तो ये पार्टी का एक अच्छा चरित्र है कि वो एक तरीके से बर्ताव करती है। लेकिन अभी आजाद सबसे पॉपुलर, शहजाद देखते हैं कि हमने जो सर्वे किया तो सबसे पॉपुलर आपने दिखाया। अच्छा शहजाद जी, सीरियल कैंडिडेट कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है उसको देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनाना चाहती है जनता झारखंड के लोगों के बारे में। आइए सर आपको ये आंकड़े दिखा देते हैं कि किस तरीके से लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री कौन सबसे ज्यादा उनकी पसंद है। ये दिखाते हैं बाबूलाल मरांडी 22% लोगों की पसंद है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य यानी कि कोई नया चेहरा 27% लोगों को पसंद है। हेमंत सोरेन 18% लोगों की पसंद है। यशवंत सिन्हा 18 लोगों की पसंद है, 18% लोगों की है। अर्जुन मुंडा भी 11% लोगों की पसंद है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोई नया चेहरा यहाँ पर चाहिए। अजय हमारे साथ जेएमएम के सांसद विजय हंसदा साहब भी जुड़े। जी आप जरा विजय की बातचीत हो जाए। नहीं विजय जी, जिस तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री का जो सर्वे है वो भी और झारखंड को लेकर जो वोट परसेंटेज है उसमें आपकी विदाई का वक्त आ गया। क्यों आप ऐसा काम करते हैं? इतनी बार आपको मौका मिला, कभी जनता आपको नहीं सुनती है, जबकि झारखंड को एक ट्राइबल स्टेट के तौर पे देखा जाता है। गुरुजी के तौर पे शिबू सोरेन की बहुत प्रतिष्ठा रही है। हेमंत सोरेन को यंग चीफ मिनिस्टर के बाद भी मौका मिला और उस पर काम नहीं किया, क्या वजह रही? विजय जी, आपने अभी खुद बोला कि हेमंत सोरेन जी ने बाकी मुख्यमंत्री के बनिस्बत अच्छा काम किया है। 14 महीनों में जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने काम किया है, जिस तरह मजबूती से काम किया है जी। और 14 साल में देखें तो लगभग 1 दशक बीजेपी यहाँ पे राज की है और जिस तरह से नींव को कमजोर करने का काम बीजेपी ने किया है, कहीं ना कहीं 14 महीनों में एक शुरुआत हुई है कि उस नींव को मजबूती है माननीय हेमंत सोरेन जी ने दी है। लेकिन आप लोग क्या, अगर मान लीजिए फ्रैक्चर मैंडेट आता, आप लोगों तो आदत है कांग्रेस बीजेपी के साथ काम करने की, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी के साथ भी जा सकते हैं, बस सरकार में आपको हिस्सा चाहिए। आज हम एकमात्र पार्टी हैं झारखंड स्टेट में जो कि अकेले अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है। अगर सेंट्रल पार्टीज की कहें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी 10 साल राज करने के बाद भी ना कोई चेहरा, ना कोई अपना काम दिखा पा रही है और हम 81 सीटों पे अपने बलबूते पे लड़ रहे हैं। लेकिन 14 महीने के कार्यकाल को दिखाते हुए स्थिति आपकी कितनी खराब दिख रही है? कम से कम ओपिनियन पोल से तो दिख रहा है। संबित जी, इससे पहले कि आप हमसे विदा लें, ये बताइए कि झारखंड में तो ऐसा लगता है कि मोदी मैजिक काम करता दिखाई दे रहा है। आप जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये आपका आंकड़ा दिखा रहा है, लेकिन नहीं, मैं मानता हूं बिल्कुल। जरा संबित जी से सवाल ले लें। संबित जी, झारखंड में मोदी मैजिक दिखाई दे रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह स्थिति नहीं है। क्या आपको लगता है कि मोदी मैजिक सेलेक्टिव तरीके से चलता है? देखिए, एक बात तो स्थापित हो गया कि झारखंड में मोदी मैजिक दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके विषय में डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। आप देखिए, झारखंड पर वापस आ जाइए। एक चीज जोड़ दूं मैं, झारखंड पर एक चीज जोड़ दूं कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड अमीर है, जनता गरीब है। वहां पर 3000 दिन शहजाद के हिसाब से भी समझे 2/3 वक्त आपकी पार्टी की सरकार रही है, तो ये जिम्मेदारी भी तो ले लीजिए आप, उसके बाद बात करेंगे।
देखिए मैं उस पर आऊंगा। मुझे लगता है मुझे एक सवाल पूछा गया है, पहले उसका जवाब मैं 10 सेकंड में दे दूं, फिर आपके सवाल का जवाब भी 10 सेकंड में दे दूंगा। तो मैं इतना कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हम पहले एक फ्रिंज प्लेयर थे, अर्थात हम मेन स्टेक होल्डर भी नहीं थे, वहां सबसे ज्यादा मत प्रतिशत के साथ कंटिन्यूअसली दोनों इलेक्शन में, अर्थात अभी लोकसभा के इलेक्शन में भी 32.4% का वोट शेयर हमें मिला, जो कि सबसे हाईएस्ट था। 3 सीट हम 6 सीट में से लेके जा पाए, और अब आपका जो प्रोजेक्शन है वो दिखा रहा है कि 33% वोट शेयर हमें मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये एक सवाल जरूर मैं आपसे आपको विदा लेना हमसे, स्टेक होल्डर बन गए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। आपने कहा अमीर राज्य है, गरीब जनता है। आपके पास कोई आंकड़ा है कि अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री रहते हुए कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए? एक भी इंप्लीमेंट हो पाया? एक भी इंप्लीमेंट? देखिए मैं आपको आज आश्वासित कर रहा हूं कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आज साइन हुआ है झारखंड की जनता के साथ, और वो है द अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपमेंट विथ नरेंद्र मोदी। सम्मित जी, और जनता विश्वास भी करती है। सम्मित जी, इसीलिए इसी कारण से आज जिस प्रकार का आंकड़ा आपने दिखाया मैं मानता हूं, मैं दाद देता हूं राजनीतिज्ञों की। आप लोगों के पास जबरदस्त कला है, आप किसी भी चीज को कहीं भी तब्दील कर सकते हैं। कन्विंस नहीं है उसको भी वो कन्विंस करना चाहता है। लेकिन आइए जरा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। आशुतोष जी, जो कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, और खास करके जम्मू क्षेत्र में और लद्दाख में, क्या ये स्थिति विधानसभा में दिखाई देगी, या हम ये माने कि लोकसभा के चुनाव अलग और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, कम से कम जम्मू कश्मीर में? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो आज चित्र सामने आ रहा है, ये लोकसभा को ही आगे बढ़ाने वाली बात है, और इसमें बहुत अंतर आने वाला शायद नहीं है। और ये भी मैं जो अध्ययन कर पा रहा हूं उसमें मुझे लगता है कि विधानसभा का जो वोट प्रतिशत आप अपने आप में बढ़ाते हुए बता रहे हैं, सीट शेयर भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बढ़ेगा। जी आशुतोष जी, मुझे जितनी जानकारी है, ये मिशन 44 जो नाम है वो आशुतोष भटनागर जी ने दिया है पार्टी को। नहीं, ऐसा सफल लग रहा है आपको? मुझे ऐसा तो नहीं लगता, कम से कम मेरी जानकारी नहीं है, आपकी हो सकती है। लेकिन एक चीज मुझे बता दीजिए, ये आप इससे कन्विंस नहीं है, मतलब मिशन 44 से? नहीं, आपने जो बात कही है उससे कन्विंस नहीं हूं, कम से कम ये नाम मैंने नहीं दिया है, जिसने भी दिया होगा उन्होंने वहां की 87 जानकारी, आपने पुस्तक भी लिखी अगर मैं सही हूं जम्मू कश्मीर पे। अगर एक मुख्यमंत्री अपने लिए सेफ सीट ढूंढने में 2 महीने लगा दे, फिर 2 सीटों से चुनाव लड़े, आपने तो चुनाव से पहले ही मनोबल तोड़ दिया अपने जय बोलने वालों का और अपनी पार्टी का। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए बहुत सारे कारणों से धाराशायी है। पहले से गवर्नेंस के मोर्चे पर उसकी विफलताएं सामने थी। बाढ़ ने, प्रलयंकारी बाढ़ में जिस तरह की भूमिका शासन की रही, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, उससे लोगों में एक आक्रोश है, इसमें कोई दो राय नहीं। उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने थे, लोगों को लगा था कि ये अपने पिता की तरह नहीं, अपने बाबा की तरह, अपने दादा की तरह चलेंगे, लेकिन उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को फॉलो करने के बजाय वो बीच में कहीं अटक गए। न तो वो दादा के साथ जुड़ पाए और पिता की तरह बहुत बुरे तो नहीं साबित हुए, लेकिन पिता की तमाम बुराइयों को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी खामी है। लोग उनसे बहुत आकृष्ट थे, बहुत चाहते थे कि वो सफल हों, उन्होंने विफलता की गला को अपने गले लगा लिया। एक तो ये। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, उन्होंने विकास की बात उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि कह रहे थे, जिस तरह से वहां पर पानी से लेकर के बिजली के काम में, जिस तरह से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस तरह की बड़ा निवेश गया था, बात उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि कह रहे थे, जिस तरह से वहां पर पानी से लेकर के बिजली के काम में, जिस तरह से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस तरह की बड़ा निवेश गया था, बहुत फंडिंग गई थी, उसका भारी दुरुपयोग हुआ है। यहां तक कि पेयजल परियोजना में जो बड़ा धन आम जनता के पेयजल की आपूर्ति के लिए आया, वो पता चला कि वो बड़े लोगों की कॉलोनियों में वो पानी चला गया, तमाम पानी, और खासकर उस इलाके में जहां सबसे बेहतर पानी है। स्थिति बहुत खराब रही है। उर्मिला जी, मैं क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में दरअसल रोकना पड़ रहा, वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि हम चर्चा को जरा और आगे बढ़ाएं, मोदी मैजिक पर जरा 2 टिप्पणी और ले लें। रामकृपाल जी,
झारखंड की जो तस्वीर उभर कर दिख रही है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी मैजिक को वहां पर ले जाएगी। कश्मीर में उस तरह की स्थिति दिखाई नहीं देती। क्या हम मान लें कि आज भी कम से कम आम जनता में और लोगों में यह विश्वास है कि एक पार्टी की सरकार केंद्र में भी रहनी चाहिए और वही पार्टी की सरकार राज्य में रहे तो ज्यादा बेहतर होता है? देखिए अजय जी, अभी जो बाकी सवाल जवाब हो रहे थे उसमें हम लोग एक चीज को भूल जाते हैं जी। अभी आपकी तरफ से भी सवाल किया गया था कि इतने साल बीजेपी की सरकार रही है, हम एक फंडामेंटल जो परिवर्तन आया है पोस्ट मोदी और प्री मोदी जी, एक चीज भूलना चाहिए कि न वो भारतीय जनता पार्टी है जो आज सफल हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो सिर्फ मोदी, आप कहिए कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी है जी। और ये मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि अभी जो कुछ बाकी स्टेट में हुआ, अभी जो लोकसभा में जो झारखंड में रिजल्ट आए हैं जी, वो क्यों नहीं आएंगे, इसका कोई खास कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि न तो उसके साथ देखिए, न तो उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी है जी, कुछ भी नहीं ऐसा है जी। और शुद्ध रूप से जो आपने अभी दिखाया है, जो अगर मैंने एक बार बताऊं, पिछली बार जब आपने महाराष्ट्र का पोल किया था तो मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा मैंने कहा था अगर 29% जाते हैं मल्टी कॉर्नर फाइट में तो आप इतना ही जान लीजिए कि सीटें आप जो 103 दिखा रहे थे वो नहीं होंगी, वो बहुमत के करीब पहुंचेंगी। ठीक है, बहुमत से दूर रह गई, लेकिन 28% नहीं था, उससे थोड़ा कम था, फिर भी सीटें गई। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अब जो वोट परसेंट दिखा रहे हैं आप, ये कम से कम 50 सीटों की तरफ इशारा कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत गड़बड़ नहीं होने वाला जम्मू कश्मीर में, झारखंड में मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। राम एक जुड़ा हुआ सवाल इससे है कि आज हिंदुस्तान जो है देश का, दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन हमारे जो युवा चीफ मिनिस्टर्स हैं, उमर अब्दुल्ला जो है वो सबसे यंग चीफ मिनिस्टर हुए थे जब 11वें चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के, वो एक तरह से फेल साबित हो रहे हैं। हेमंत सोरेन यंग चीफ मिनिस्टर है, वो भी फेल साबित हो रहे हैं। अखिलेश यादव अभी उनका नंबर नहीं आया इम्तिहान का, लेकिन जिस तरह से काम का चल रहा है वो भी। तो क्या हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस और यूथ को लेकर जो एक डिबेट है, अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, अगर उनके आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें तो एज और अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। एक दौर में एंग्री यंग मैन अच्छा लगता था, अब सीधे है कि जो 2 नारे दिए गए थे, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, वो 80 साल का बूढ़ा आदमी गुड गवर्नेंस देता है, उसकी इमेज क्लीन है, यूथ विल गो फॉर हिम। लीडरशिप के लिए वो आज है, लीडरशिप की उम्र क्या होनी चाहिए नहीं। चलिए उसके 2 चीजें हैं। मुझे लगता है कि एक जरूर बहुत जरूरी सवाल ये अजय कि मरांडी, बाबूलाल मरांडी सबसे ज्यादा पसंद है। आप हमारे ओपिनियन पोल में बाबूलाल मरांडी पसंद आ रहे हैं, तो क्या आप चुनाव जीतने के बाद सोचेंगे बाबूलाल मरांडी आपके ही सिपाही रहे हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, एक साफ सुथरी छवि उनकी मानी जाती है, आपके एक केंद्रीय नेता के जित में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उसी के बाद झारखंड के बुरे दिन शुरू हो गए। संबित, आपके सामने सवाल यह है कि आप ये ओपिनियन पोल अगर इसी तरीका का रहता है तो आप कुछ दिव्य दृष्टि डालेंगे बाबूलाल मरांडी के ऊपर भी, या इस बार नॉन ट्राइबल बनेगा? देखिए 2 चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, इसलिए कौन लीडर किस तरह से प्रोजेक्ट होता है वो अलग विषय है, पार्टी कैसे प्रोजेक्ट होती है यह महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, ये सवाल असमंजस का जरूर होता अगर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव इस चुनाव के बाद होते, मगर जिस प्रकार हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और उस चुनाव में ये सवाल बार बार पूछे गए कि आपके पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, अब क्या होगा, तो आप लोगों ने कई चेहरों को प्रोजेक्ट भी किया, मगर जिस प्रकार से आप देखिए 2 चेहरे वहां उभर के आए, चाहे वो खट्टर साहब हो चाहे देवेंद्र फडणवीस, यानी कि आप मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। समझ जी, हम आपकी बात बिल्कुल समझ रहे हैं, मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। झारखंड में तो यही हकीकत बिल्कुल, और झारखंड में इनके पास वाकई चेहरे नहीं, लेकिन पूरी तरह विभाजित है, बहुत डिवाइडेड है, चेहरा है, उसके बावजूद बड़ी बुरी स्थिति है। पुनावाला जी रख रहे हैं जरा ये एक्सेप्टेबल नहीं है आरएसएस और बीजेपी की बड़ी जो कैडर उसमें एकमात्र ऐसी बीजेपी पार्टी इस समय है जी जिसके पास चेहरे का एक विकल्प महाचेहरा है। महाचेहरा, लेकिन जहाँ चेहरा नहीं मिला वहाँ महाचेहरा उतार दो। अब यहाँ पे पुनावाला जी, इससे पहले कि हम शो खत्म करें, हमारे पास बस 30 सेकंड है। आपके पास चेहरा भी है, युवा नेता भी है, सब कुछ है, बस जनता नहीं। ये किससे पूछ रहे हैं? आप ही से। जनता किसके पास नहीं है?
आपको इसका जवाब जो है चुनाव के दिन और रिजल्ट्स के दिन पे पता चलेगा, क्योंकि मैं कभी न्यूज नेशन के आंकड़ों को काउंटर नहीं करता। पर झारखंड में मैं आपको सही तौर से बता रहा हूं कि जो परिस्थिति है वहां पे अलग है, क्योंकि मोदी जी और संबित जी कहते हैं कि हम लोगों को वहां पे फ्रिंज पार्टी रहे, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री इनकी पार्टी के रहे हैं। जो झारखंड के कल की बात करते हैं, वो आज उन्होंने जो अस्थिरता का दाग लगाया झारखंड के अस्तित्व पे, वो भूल जाते हैं। चलिए, और जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो विरोधाभास आज चाय पे चर्चा पे बुलाया जा रहा है, जिसमें ग्रैंड अलायंस होता, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, जेडी, आरजेडी सब होते, तो शायद ये लोग चुनौती थोड़ी तगड़ी देते। लेकिन अभी बीजेपी वहां पर कुल मिलाकर जो वहां का अपर कास्ट है, जिसको झारखंड के आदिवासी दीकू कहते हैं, बाहर से आए हुए लोग, और अन्य जो ताकतें हैं, वो सब मिलाकर, और आदिवासियों में बीजेपी वहां पर नंबर 1 किया है। बिल्कुल, आदिवासियों में भी मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, वक्त हमारे पास खत्म हो चला, लेकिन एक बात तो तय है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, अपने दम पर, और पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल से यह बात सामने आती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि 50 का आंकड़ा भी छू जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की रह पाएगी। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, लेकिन शायद बहुमत से जरा पीछे। तो ये अभी रुझान सामने आते दिखाई दे रहे हैं। पल पल की तस्वीर लगातार हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबों का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए न्यूज नेशन।